हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एकदम स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इधर पूरी वैकेंसियों का या नौकरियों की पूरी बहार आ गई। बहार क्या एक तरीके से बोल सकते हैं कि सुनामी आ गई है। टीचिंग लाइन में देखा जाए तो अभी एलटी की फिलहाल वैकेंसी आ चुकी है। और इसके साथ में अभी जीआईसी आने वाली है। जीआईसी में जो प्रवक्ता यानी कि पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। इसके साथ में टीजीटी हो गया, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के थ्रू आती है वैकेंसी, टीजीटी पीजीटी। और इसके साथ साथ में एक खुशखबरी और आपको बता दें, बिहार बिहार में एस्टेट आ गया है। तो इसका नोटिफिकेशन कल आ गया है। तो आप लोग एकदम फिर से कमर कस लीजिए और इस बार 2026 यानी कि 25 एंडिंग होते होते एक नौकरी कंप्लीट कर लीजिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो केमिका वनडे वर्ल्ड है, आप सबके सपनों को साकार करने के लिए एक पूरी नई टीम के साथ में और नई एनर्जी के साथ में, नए कंटेंट के साथ में और अच्छे वीडियो के साथ में। अच्छा वीडियो का सेंस क्या है कि आपको अच्छे वीडियो के रूप में लेक्चर मिलेंगे। हम लोग आज का जो टॉपिक है ज्योग्राफी है। जियोग्राफी में एलटी का जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसमें कैसे पढ़ा जाए। ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, इसको कैसे किस तरह से पढ़ें, क्या करें। ठीक है, तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए आज पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जो जियोग्राफी यानी कि जो भूगोल है, भूगोल विषय को कैसे पढ़ें। ना जो यहाँ पर देख रहे हैं क्या पढ़ें। ना पढ़ने के लिए तो ज्योग्राफी का कोई लिमिटेशन नहीं है। और आपको भी पता होगा कि सिलेबस जो आयोग है, आयोग ने तो अपना पूरा सिलेबस दिया है, लेकिन उस सिलेबस में भी हम कौन सी चीजों को अच्छे से पढ़ लें जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। पढ़ना तो पूरा सिलेबस ही है, लेकिन एक होता है स्मार्ट वर्क, यानी कि उसमें से हम क्या पढ़ें, एक सेलेक्टेड हमारा टॉपिक हो जाए और वहीं से क्वेश्चन आए। तो इन सब क्वेश्चन पे भी, इन सब प्रश्नों पर भी हम लोग डिटेल्स में बातें करेंगे। और कैसे पढ़ें, पढ़ने के लिए तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन तो कुछ ही लोगों का हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ें कि सेलेक्ट हो जाए, साथ में कितना पढ़ें। सिलेबस तो बहुत लेंदी है ना, और पूरा सिलेबस तो सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कितना पढ़ें इस पर भी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और किससे पढ़ें, महत्वपूर्ण ये होता है कि हम पढ़ें तो किससे पढ़ें। क्योंकि आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे इतने वीडियोस, इतने लोग सब पढ़ा रहे हैं, कौन गलत पढ़ा रहा है, कौन सही पढ़ा रहा है। जो नया स्टूडेंट होता है उसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केमका वनडे वर्ल्ड ने अपनी एक नई टीम के साथ में आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट है, इन सब सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, उनको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, आपके नौकरी, कैरियर, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम लोग आज सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। जो इसका सिलेबस है, पहला टॉपिक या पहला यूनिट जो है वो है भूगोल का अर्थ एवं क्षेत्र। तो हम लोग देखेंगे कि भूगोल का अर्थ क्या होता है। अलग अलग भूगोल वेत्ताओं ने, अलग अलग विद्वानों ने भूगोल का डिफिनेशन दिया है। तो उनको स्टूडेंट रटते हैं कि उन्होंने क्या बोला है, भूगोल का जो अर्थ बताया है या फिर उनका डिफिनेशन क्या है। इन सबको रटना नहीं है, बल्कि इन सबको कैसे पढ़ें, ना उसका तरीका क्या है कि हमको लर्न रहे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका अर्थ क्या है और इसका क्षेत्र क्या है, एरिया मेन ये होता है कि ज्योग्राफी का पूरा एरिया क्या है। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर बात करेंगे भूगोल की परिभाषा क्या है, डिफिनीशन अभी मैंने बात किया कि इसमें बहुत सारे विद्वान हैं ना, बहुत विद्वानों की पूरी टीम पड़ी हुई है कि जिन्होंने भूगोल का डिफिनीशन बताया है। तो उनको भी हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि सबसे पहले डिफिनीशन किसने दिया, उनके अनुसार भूगोल की परिभाषा क्या है। तो इन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पर बात करेंगे। इसके बाद विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के दृष्टिकोण, जैसे हंटिंगटन और ब्रूंस, खास करके सिलेबस में ये दिए गए हैं। तो इन दोनों विद्वानों को हम लोग एकदम डिटेल में बात करेंगे। हंटिंगटन और ब्रूंस के बारे में पढ़ेंगे कि इनका दृष्टिकोण क्या रहा है भूगोल विषय को लेकर। इसके बाद फिर जो दूसरा टॉपिक है वो है भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में जैसा कि आपको पता है ये काफी आसान होता है, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है, एकदम टेक्निकल है। इसमें आपको समझना है और इसमें पढ़ना क्या है, सौर मंडल पढ़ना है। सौर मंडल का परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर सिस्टम, इसमें क्या चीजें होती हैं। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसका समय क्या है। कांत लाभ, ये कांट है ना, स्पेलिंग के एन टी, कांट जो विद्वान है उनके बारे में दिया गया है कि किसको किसको पढ़ना है।
जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड अपनी जो विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं, उसमें कांट आते हैं, लाप्लास है, जेम्स एवं जीन्स ना, इन तीनों विद्वानों के बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद पृथ्वी की परिक्रमा, घूर्णन व झुकाव एवं उनके प्रभाव को डिटेल्स में पढ़ेंगे। लोग कंफ्यूज जाते हैं परिभ्रमण और परिक्रमण में, तो इसको भी हम लोग एकदम कंसेप्ट के साथ में करेंगे। सूर्य और चंद्र ग्रहण, ये जो चंद्र ग्रहण लगता है, सोलर इक्लिप्स क्या है, मून इक्लिप्स क्या है, कैसे लगता है, इनको भी हम लोग एकदम डिटेल्स में और कंसेप्ट के साथ में पढ़ेंगे, जिससे हमेशा के लिए याद हो जाए, चीजें कभी भूले ना। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। फिर बात है जीपीएस और जीआरएस की मूल अवधारणा। जीपीएस क्या है और जीआरएस क्या है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से इसको करवा देंगे कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा और कभी ये भूलेगा भी नहीं। प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि जीएमटी की बात की जा रही है, ग्रीनविच मीन टाइम की बात की जा रही है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और समय निर्धारण के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में इसमें बातें करेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जानते हैं और 180 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जानते हैं, और जो समय का कैलकुलेशन होता है, टाइम का कैलकुलेशन होता है, वो कैसे होता है, किस आधार पर होता है, कब हम मानेंगे कि हम वेस्ट की तरफ जाएं या ईस्ट की तरफ आए, कब हम प्लस हो रहे हैं, कब माइनस हो रहे हैं, इन सब बातों को भी अच्छे से डिटेल्स में बातें करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट या जो टॉपिक है वो क्या है, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना होगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे सिलेबस में जो दिया गया है, सियाल सीमा निफे ना, निफे NIFE, निफे के बारे में सबको पता होगा कि जो पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है उसको निफे बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें निकिल और फेरस यानी कि निकिल और लोहे की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसको निफे बोलते हैं। और इसमें जो वर्तमान अवधारणा है, जिसमें आप देखेंगे जो पहला वाला लेयर है क्रस्ट है, फिर मेंटल है, कोर है, उसको भी हम लोग यहाँ पर इसी टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल्स में। चट्टानों के प्रकार यानी कि जो रॉक्स है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, आग्नेय चट्टान क्या है, और तलछटी, तलछटी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक, नहीं तलछटी को बोलते हैं इसमें आग्नेय हो गया, रूपांतरित हो गया, और अवसादी बोलते हैं ना। तलछटी को अगर ये शब्द में समझ में आए तो इसको अवसादी चट्टान भी बोलते हैं, अवसादी बोलते हैं। तो इन चट्टानों के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि कौन कौन सी चट्टानें आग्नेय चट्टानें हैं, या तो आग्नेय चट्टानों का जब रूपांतरण होता है तो वह कौन सी चट्टान बनती है, मार्बल क्या है, या जो चूना पत्थर होता है वो क्या है, कोयला क्या है, इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे ज्वालामुखी प्रकार और विश्व वितरण। ज्वालामुखी क्या होता है यानी कि वोल्केनोस, और इसके जो टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के ज्वालामुखी के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि ज्वालामुखी ज्वालामुखी को भी पढ़ेंगे, साथ में इसके प्रकार, और विश्व वितरण यानी कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, उनको काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि भारत में दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इस पे भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। फिर भूकंप, अर्थक्वेक ना, अभी आप देख रहे हैं कि जगह जगह, खास करके जापान की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे हमेशा कंटिन्यू, पिछले महीने की अगर बात करें तो हर दूसरे तीसरे दिन भूकंप आ रहा था। इसके बाद इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों पर भूकंप आया, और आप देखे होंगे जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जस्ट बगल में न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में भी अर्थक्वेक आया, और कुछ अर्थक्वेक आए भूटान में, नेपाल में आया, तो फिर दिल्ली तक इसके झटके महसूस किए गए। तो ये सब रीजन क्या है, भूकंप का रीजन क्या है, उसकी ओरिजिन का कारण क्या है, इन सबको भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, और ये जो महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत है, या इसको बोलते हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इसमें दो विद्वान है, एक है अल्फ्रेड वेगनर ना, वेजनर नहीं बल्कि वेगनर है, अल्फ्रेड वेगनर है, और दूसरे कौन है, टेट्राहेड्रल परिकल्पना। तो इन सब परिकल्पनाओं को भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये विद्वान जब थे यहाँ पर तो इतना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ना ही साइंस इतना डेवलप था। ये लोग क्या करते थे, परिकल्पना करते थे कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो उनके जो परिकल्पना है उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस इन्होंने क्या दिया है। इसके बाद पर्वतों का वर्गीकरण, जो माउंटेन्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन को भी हम लोग पढ़ेंगे। हिमालय किस प्रकार का पर्वत श्रृंखला है, अरावली किस प्रकार की है, और इसके बाद वर्ल्ड की बात करेंगे तो एंडीज है, राकीज है, ब्लैक माउंटेन है, तो बहुत सारे माउंटेन है, उनके जो प्रकार है या उनका जो वर्गीकरण है उनको डिटेल्स में देखेंगे। प्लस पर्वत निर्माण सिद्धांत, जो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, वह कैसे हुआ है। हिमालय
जो माउंटेन है जो इंडिया के सबसे टॉप पे है, नॉर्थ में है हिमालय पर्वत श्रृंखला। फिर ईस्ट के साइड देखेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। फिर गुजरात से लेकर बात करेंगे दिल्ली तक, तो वहां पर क्या बोलते हैं, अरावली माउंटेन सीरीज है। इसके बाद पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट पहाड़ियां हैं। इन सब पहाड़ियों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या ये पहले से ऐसे ऊंचे ऊंचे स्थान थे? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हम लोग बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे तब वहां पे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। और फिर इनके साथ साथ में पहाड़ हो गया ना, पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, इन सब का निर्माण कैसे हुआ और इनकी विशेषता क्या है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। अपक्षय व अपर्दन न, अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय को वेदरिंग और अपर्दन को इरोजन बोलते हैं। ये क्या चीज है? और इसके साथ में जो डेविस का अपर्दन चक्र है, डेविस ने अपने अपर्दन चक्र में उन्होंने क्या बोला है, उनका क्या कॉन्सेप्ट रहा है, इसके बारे में भी हम लोग काफी डिटेल्स में बातें करेंगे। इसके बाद नदी क्या है, हवा और हिमानी द्वारा, नदी, हवा और हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नदी जहां से जाती है तो आप देखते होंगे कि चट्टानों को या मिट्टियों को कट करती है और उससे जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उनको किस नाम से जाना जाता है, और हवा से बनी स्थलाकृतियों को किस नाम से जाना जाता है, और हिमानी यानी कि ग्लेशियर से बनी स्थलाकृतियों को किस नाम से जाना जाता है। इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल क्लाइमेटोलॉजी का इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है वायुमंडल। इसमें वायुमंडल की संरचना और संगठन, सूर्यातप क्या है, सूर्यातप यानी कि इंसोलेशन क्या है, इसका तापमान का वितरण क्या है, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर ना तापमान के वितरण का कारण क्या है, इसको पढ़ेंगे। फिर वायुदाब है, दाब पट्टियां हैं ना, प्रेशर बेल्ट कहाँ कहाँ पर है, उनको किस नाम से जाना जाता है, हेडली सेल क्या है, वॉकर सेक्ट क्या है, इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद फिर क्या है, ग्रह स्तरीय हवाएं। फिर मानसून, यह इंपॉर्टेंट है, मानसून और मानसून की उत्पत्ति कैसे होता है, उसका वितरण कैसे होता है, इन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर वर्षा के प्रकार, जो रेनफॉल होता है, वर्षा होता है, उसके प्रकार क्या है, कौन कौन से बादल ऐसे हैं जिससे ज्यादा वर्षा होती है, किस बादल से कम वर्षा होती है, किस बादल से एकदम वर्षा नहीं होती, बस खाली वो एक शो ऑफ करने के लिए होता है। तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी की बात करेंगे, जलवायु के वर्गीकरण की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें दो विद्वानों को पढ़ेंगे जिसमें थानथवेट और ट्रेवार था। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है, ये श्योर है। नेक्स्ट टॉपिक है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें महासागरीय तल का स्वरूप, फिर क्या है महासागरीय जल का तापमान व लवणता, जो महासागरीय जल है उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ता है और उसकी लवणता का कारण क्या है। कहीं कहीं पर देखेंगे जो महासागर है उसका जो जल है उसका लवणता कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है, यानी कि उसका खारापन कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, उसका कारण क्या है, इन सबको भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर महासागरीय धाराएं हैं, कारण व प्रभाव, जैसे धरातल पर नदियां प्रवाहित होती हैं वैसे ही महासागरों में क्या है, एक जलराशि प्रवाहित होती है, निश्चित दिशा में एक जलराशि प्रवाहित होती है, उसी को महासागरीय जलधाराएं बोलती हैं। और ये जलधाराएं भी 2 प्रकार की होती हैं, गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। तो इसको भी हम लोग डिटेल्स में बोलेंगे, कौन सी जलधारा कहां से होकर प्रवाहित हो रही है और उस जलधारा का या उस ओशन करंट का नेचर क्या है, वह ठंडी है या गर्म है, और उसका नाम क्या है, उनका नामकरण किस आधार पर रखा जाता है। इन सब के बारे में भी हम लोग अच्छे से डिटेल से कंसेप्ट के साथ में यहाँ पर बात करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स के बारे में सबको पता होगा, इसका प्रकार क्या है और उत्पत्ति क्या है, न्यूटन और व्हीवेल सिद्धांत के साथ में हम लोग टाइड्स को पढ़ेंगे यानी कि ज्वार और भाटा को पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जीवमंडल, बायोस्फीयर। जीवमंडल, जीवमंडल की परिभाषा व इसकी संरचना क्या है। फिर बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, इकोसिस्टम की बात किया जा रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा गया है ना, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम यहां से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, तो हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर क्या है, जैविक अनुक्रम है, प्राथमिक व द्वितीयक, जैविक अनुक्रम में प्राथमिक क्या है, द्वितीयक क्या है। फिर इसके बाद विश्व के प्रमुख बायोम, बायोम के साथ साथ हम लोग जीवोम को भी पढ़ेंगे, बायोम और जीवोम से भी क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। फिर हम लोग देखेंगे मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है
और इसको इतना आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे कि आपको लगेगा यार ज्योग्राफी का तो सबसे आसान टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी है। इसमें मानव पर्यावरण का संबंध, मानव या कि हम लोगों का नेचर से क्या संबंध है, एनवायरमेंट से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर निर्धारणवाद क्या है, संभाव्यता क्या है, स्टॉप एंड गो नियतिवाद या थ्योरी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे विश्व जनसंख्या यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में, वृद्धि और वितरण, किस आधार पर उसका पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है या डेंसिटी बढ़ रही है, और उसका वितरण क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और बहुत डिटेल्स में ये सब सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर है जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है मानव जातियों का वर्गीकरण, जिसमें खास करके हम लोग पढ़ेंगे काकेशियन को पढ़ेंगे, मंगोलायड, इन सब जातियों को पढ़ेंगे कि इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो इसमें देखेंगे नासिका सूचकांक को हम लोग पढ़ते हैं, कपाल सूचकांक को पढ़ते हैं, इन सबको ध्यान में रख के और इसको काफी अच्छे से हम लोग यहाँ पर करेंगे, जिससे कि आप हमेशा जो कंफ्यूजन बना रहता है ना कि काकेसाइड क्या है या काकेशियन कौन किसको बोलेंगे, मंगोलाइड किसको बोलेंगे, उनके पहचानने की जो ट्रिक है, इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर है प्रमुख जनजातियां, जो जनजातियां हैं जिसमें बुशमैन हो गया, एस्किमो हो गया, किर्गिस हो गया, गद्दी हो गया, थारू हो गया, गोंड हो गए, इन सब जनजातियों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी जनजातियां हैं जो कि भारत की जनजातियां हैं और कुछ जनजातियां विश्व में भी पाई जाती हैं, इनके बारे में हम लोग भी एकदम डिटेल में बात करेंगे। फिर बात करेंगे मानव बस्तियां के बारे में। मानव बस्तियां में भी कुछ ही टॉपिक इसमें पढ़ना है, जिसमें बस्तियों का अर्थ व घटक यानी कंपोनेंट्स पढ़ना है और उसका अर्थ जानना है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के प्रकार ना, जो ग्रामीण में जो नगरीय बस्तियां बनती हैं उनके प्रकार क्या होते हैं, किसको हम आरेखी बोलेंगे, तो ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग काफी डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर भारत में कस्बों का वर्गीकरण, कस्बा को पढ़ेंगे, कस्बा क्या है, कस्बा का डिफिनेशन क्या है, इनके बारे में। फिर विकसित व विकासशील देशों में शहरीकरण, विकसित देश क्या है और विकासशील देश किसे कहते हैं, फिर इसमें शहरीकरण का जो प्रोसेस है वह कैसे किस आधार पर हुआ। फिर विश्व के प्रमुख मेगा सिटी के बारे में पढ़ेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला जो टॉपिक है वो क्या है, उत्पादन के प्रकार, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, चतुर्थक ये सब आ जाएंगे। ये सब बहुत आसान है, हम लोग तो 6, 7, 8 की क्लास में भी इसको पढ़े हुए हैं। फिर क्या है, प्रमुख फसलों का उत्पादन व वितरण। प्रमुख फसलें में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, गन्ना, चाय, कॉफी और रबर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कहां पर इसका उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है या कौन सा राज्य, कौन सा देश इसके उत्पादन में अग्रणी है। इन सब के बारे में हम लोग एकदम लेटेस्ट डेटा के साथ में यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। खनिज व ऊर्जा संसाधन, इसमें कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट, वैकल्पिक ऊर्जा, ये सब क्या है, इसको भी बात करेंगे। उद्योगों के स्थान निर्धारक के कारण, जो इंडस्ट्रियाज होती हैं या उद्योग होते हैं, उनके जो स्थान होते हैं उसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, कि वहीं पर वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जाती है और कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं, तो इन सब का भी कोई कारण होता है, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर औद्योगिक क्षेत्र, कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका और जापान के बारे में पढ़ेंगे, इसको तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में भारत के भी औद्योगिक नगरों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। प्रमुख व्यापारिक मार्ग और विश्व बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से कम नहीं तो 35 से 30 क्वेश्चन आने हैं, इतना जान लीजिए। इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति, सीमाएं व विस्तार है। हिंद महासागर का आर्थिक व सामरिक महत्व क्या है, भू आकृतिक विभाजन, जल निकास प्रणाली और वर्षा वितरण, प्राकृतिक वनस्पति व वन संसाधन। भारत के जलवायु क्षेत्र मुख्य रूप से कोपेन, ट्रेवार्था, आर.एल. सिंह के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कृषि में जो प्रमुख फसलें हैं, गेहूं, चावल, गन्ना, चाय, ये सब जो फसलें हैं, इनके बारे में भी हम लोग लेटेस्ट डेटा के साथ में बात करने वाले हैं। फिर क्या है, कृषि क्षेत्र, वो भी किसके अनुसार, ओस्लैम्पा, बीएलसी जॉनसन के अनुसार कृषि क्षेत्रों को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिर विभिन्न कृषि क्रांतियां हैं, जिसमें हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गोल्ड क्रांति, सिल्वर क्रांति, गोल्ड क्रांति, ब्राउन क्रांति, ना बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बातें करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर है खनिज व ऊर्जा संसाधन में लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम के साथ साथ में और बहुत से ऊर्जा संसाधन है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसमें दिया नहीं गया है, नेचुरल गैसेस के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर बात करेंगे। उद्योगों का वितरण, वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज,
ना, इसमें लौह इस्पात, सूती वस्त्र और सीमेंट, ये मेन इंडस्ट्रीज है। इसके साथ साथ में स्टील इंडस्ट्री को भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको कहाँ पर है, टिस्को कहाँ पर है, इसको कहाँ पर है, और कुल्टी कहाँ पर है। इन सब जो स्टील कंपनियां हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट के साथ में पढ़ेंगे। फिर क्या है, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया। इसमें पीपी करण के अनुसार पूरे जो भारत का है, क्योंकि ये टॉपिक जो है भारत का भूगोल है, तो भारत का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी पीपी करण के अनुसार, उसको भी हम लोग डिटेल में यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ने वाले हैं। फिर क्या है, जनसंख्या, पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का जो वृद्धि होता है, जनसंख्या का जो वृद्धि होता है और वितरण होता है, और नीतियां क्या क्या है, इन सब पे भी हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर हम लोग भारत की बात करें तो इसमें देखेंगे जो गंगा का मैदान है या जो उत्तर का विशाल मैदान है, देश की 50% से ज्यादा लोग वहीं पर निवास करते हैं, उसका रीजन क्या है, तो इन सबको भी हम लोग कंसेप्ट के साथ में पढ़ेंगे। फिर है शहरीकरण व परिवहन, सड़क रेलवे हो गया इसमें। फिर भारत का इसमें सड़क है, रेलवे है, लेकिन इसके साथ साथ में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सी पोर्ट को भी पढ़ेंगे, यानी कि जो वाटरवेज हैं उनको भी पढ़ेंगे, और एयरपोर्ट ना, इसको भी पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर भारत का विदेशी व्यापार, मेगा सिटी व प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम लोग कंसेप्ट के साथ में पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट के साथ में हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो बस ये रहा एलटी का छोटा सा सिलेबस। हम लोग एक एक टॉपिक को, एक एक यूनिट को पढ़ते जाएंगे। फिर उस यूनिट से, उस टॉपिक से क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो एग्जाम यूपी में हुआ है उसको भी देखेंगे, जो अदर स्टेट में हुए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे क्या है कि एग्जाम में कहीं से भी कोई डाउट ना रहे, कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम लोग बहुत इजीली, आसानी से कर सकें। ठीक है, तो बस इतना ही। कल से हम लोग एक एक यूनिट को, एक एक टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए, साथ में पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बातें, वो क्या है, आप लोग जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ये फ्री में वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और आपका सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो हमारे लिए और क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।